सौर मंडल के बर्फीले किनारे पर सूर्य से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर बर्फ और चट्टान की एक नन्ही दुनिया अंधेरे में अपना रास्ता अकेले तय करती है। दशकों तक हम इसे केवल प्रकाश के एक धुंधले बिंदु के रूप में जानते थे, नोवा और सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट प्लूटो। लेकिन यह सिर्फ एक अकेला नहीं है, इसमें एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा साया जो हमारी शुरुआती तस्वीरों में हमेशा दिखता रहा। हमारी फोटोग्राफ्स में एक ऐसी खराबी जिसे एक बार समझ लेने पर न केवल एक और दुनिया का पता चला, बल्कि इस ने प्लेनेट और मून के होने के हमारे अर्थ की समझ को ही झंझोर कर रख दिया। यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जिसे एक्सीडेंटली खोजा गया था, एक ऐसी दुनिया जिसने खुद को अंदर से बाहर की ओर चीर दिया था, एक ऐसी दुनिया जो अपने बड़े साथी से उपहार में मिले मिस्टीरियस रेड धब्बे को धारण करती है। यह सेरोन की कहानी है। आज हमारे साथ सोलर सिस्टम के सबसे बड़े डबल एक्ट की यात्रा पर चलिए और गहराई से जुड़े और इस हिस्ट्री को उजागर करे। सेरोन की कहानी किसी जानबूझकर खोज से नहीं, बल्कि एक मिस्टेक से शुरू होती है। 22 जून 1978 को नेवल ऑब्जर्वेटरी के एक एस्ट्रोनॉमर जेम्स क्रिस्टी एक रूटीन लेकिन थकाऊ काम कर रहे थे। सूर्य के चारों ओर प्लूटो की ऑर्बिट की कैलकुलेशन को उसकी फोटोग्राफिक्स प्लेट की जांच कर रहे थे। एरिजोना में 1.5 मीटर काज स्ट्रे टेलीस्कोप के साथ ली गई ये इमेज हाई क्वालिटी वाली नहीं मानी जाती थी। वास्तव में कई फ्लैट्स को पुअर या डिफेक्टिव के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि ये प्लूटो को साफ और शार्प डॉट के रूप में नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की लंबी ब्लोब के रूप में दिखाती थी, जिसके एक तरफ एक उभार था। अधिकांश लोगों के लिए यह एक साधारण मिस्टेक होती जिसे डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए था। एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस या टेलीस्कोप का मिसलिग्नमेंट आसानी से ऐसी डिस्टर्शन पैदा कर सकता था, लेकिन क्रिस्टी के पास एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड था जिसने उन्हें वह देखने के लिए तैयार किया जो दूसरों से छूट गया था। उन्होंने डबल स्टार की तस्वीरें लेने में वर्षों बिताया था और उसकी यही सूझबूझ उस अजीब उभार में एक परिचित पैटर्न को पहचानने में मदद करती है। उन्होंने एक क्रिटिकल डिटेल्स पर ध्यान दिया। जबकि प्लूटो की इमेज धुंधली थी, उनकी प्लेट पर दूर के बैकग्राउंड स्टार्स एकदम परफेक्ट शार्प पॉइंट थे। यदि समस्या टेलीस्कोप या एटमॉस्फेयर के साथ होती तो इमेज में सब कुछ खराब होता। फैक्ट यह था कि केवल प्लूटो प्रभावित था। इसका मतलब था कि वहाँ कुछ ब्लॉक रियल था, वहाँ कुछ और भी था। क्रिस्टी ने ऑब्जर्वेटरी के पेपर्स में गहरी छानबीन शुरू की और 1965 तक की प्लूटो की प्लेट से निकाली। इसमें से भी कई को प्लूटो इमेज इलोंगेटेड जैसे नोट के साथ खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब यह फेलियर कंफर्मेशन की कुंजी बन गई थी। क्रिस्टी ने देखा कि वह ब्लग समय के साथ सिस्टमेटिकली प्लूटो के चारों ओर घूमता था। उन्होंने और उनके सहयोगी रॉबर्ट हैरिंगटन ने वर्षों की संग्रहित फोटो में इसकी पोजीशन को बारीकी से ट्रैक किया और उन्होंने कैलकुलेट किया कि वह ब्लग हर 6.4 दिन में एक बार प्लूटो का चक्कर लगाता है। यह एक महत्वपूर्ण नंबर था क्योंकि यह प्लूटो की अपनी ज्ञात रोटेशन पीरियड से पूरी तरह मेल खाती थी। यह पहेली का अंतिम टुकड़ा था। फोटोग्राफिक्स प्लेट पर वह गोस्ट वास्तव में एक मैसिव साथी था, एक मून जो अपने पेरेंट वर्ल्ड के साथ एक सिंक्रोनस डांस में बंधा हुआ था। कन्फर्मेशन होने के बाद नए मून को प्रोविजनली H1978 P1 नाम दिया गया। खोजकर्ता के रूप में क्रिस्टी को नया नाम प्रपोज करने का अधिकार था। उन्होंने नए मून का नाम अपनी पत्नी शार्लिन के नाम पर रखने का फैसला किया, जिसका निक नेम सार था, और फिजिक्स में अपनी रुचि से प्रेरित होकर जहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स अक्सर ऑन पर समाप्त होते हैं, उन्होंने सारन बनाने के लिए सफिक्स जोड़ा। यह एक पर्सनल ट्रिब्यूट था, लेकिन एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है। यह माइथोलॉजिकल रूप से भी एकदम सही मेल था। नाम प्रपोज करने के बाद ही क्रिस्टी को पता चला कि ग्रीक माइथोलॉजी में सारोन एक साइलेंट स्पेक्ट्रल फेरीमैन था जो मृतकों की आत्माओं को असेरोन नदी के पार अंडरवर्ल्ड में ले जाया करता था, जिस क्षेत्र पर देवता प्लूटो का शासन था। 1986 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा ऑफिशियली इस नाम को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह नया नाम सिर्फ एक साथी से कहीं अधिक था। इसके अस्तित्व ने पूरे सोलर सिस्टम के रेवोल्यूशन के लिए मजबूर कर दिया और ऐसा करते हुए प्लूटो को उसके प्लेनेटरी सिंहासन से भी नीचे उतार दिया था। सेरोन की खोज ने तुरंत प्लूटो के मिस्टीरियस को सुलझाना शुरू कर दिया और पहला रेवोल्यूशन गहरा था। सारोन की ऑर्बिट को ट्रैक करके एस्ट्रोनॉमर से पहली बार इस सिस्टम के मास की कैलकुलेशन करने के लिए केपलर लॉ लागू करने में सक्षम हुए थे। रिजल्ट एकदम चौंकाने वाला था। प्लूटो कोई छोटा टेरेस्ट्रियल प्लेनेट नहीं था जैसा कि कुछ लोगों ने सोचा था, बल्कि यह इनक्रेडिबल लाइट वेट था, पृथ्वी के मून के द्रव्यमान का लगभग 6 हिस्सा। सेरोन का अपना मास प्लूटो के मास का सबस्टेंशियल 12% पाया गया। यह रेशियो सौरमंडल के किसी भी अन्य मेजर मून की तुलना में बहुत अधिक है। कंपैरिजन के लिए अर्थ का मून पृथ्वी के मास का केवल
1.2% है। आकार की यह चौंकाने वाली समानता एक यूनिक डायनेमिक को जन्म देती है, जो इस जोड़ी को हर दूसरे प्लेनेट मून सिस्टम से अलग करती है। जब एक छोटा मून एक बड़े प्लेनेट की परिक्रमा करता है तो उसके कंबाइंड मास का केंद्र या बेरीसेंटर प्लेनेट के अंदर गहराई में स्थित होता है। मून इस बिंदु के चारों ओर एक बड़ी ऑर्बिट बनाता है, जबकि प्लेनेट एक छोटा सा वोबल ही करता है। लेकिन प्लूटो और सारोन द्रव्यमान में इतने करीब है कि उनका बेरीसेंटर उसके बीच के एम्प्टी स्पेस में स्थित है, जो प्लूटो की सतह से लगभग 960 किलोमीटर ऊपर है। प्लूटो और सारोन अंतरिक्ष में एक कॉमन इनविजिबल पॉइंट के चारों ओर निरंतर घूमते रहते हैं। हमारा मून पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक है। इसका मतलब है कि यह अपने एक्सिस पर उतने ही समय में घूमता है जितना समय यह हमारी ऑर्बिट करने में लेता है। यही कारण है कि यह हमेशा अपना एक ही फेस दिखाता है। हालांकि मून की सतह से एक एस्ट्रोनॉट पृथ्वी को रोटेट करते हुए देखेगा तो पृथ्वी उसे पूरे डे नाइट सर्कल से गुजरती दिखाई देगी। प्लूटो और सारोन सिस्टम, जिसे मैन्युअल टाइडली लॉकिंग कहा जाता है, उसका एक सरल उदाहरण है। न केवल सारोन हमेशा प्लूटो को एक ही फेस दिखाता है, बल्कि प्लूटो भी हमेशा सारोन को अपना एक ही फेस दिखाता है। यदि आप प्लूटो के सारोन फेसिंग साइड पर खड़े होते तो वह मून आकाश में मोशनलेस लटकता रहता, एक विशाल डिस्क जो कभी उदय या अस्त नहीं होती। यदि आप ओपोसाइड हेमिस्फीयर में होते तो आपको कभी पता भी नहीं चलता कि सारोन कहीं पर मौजूद भी है। वे अंतरिक्ष के 19,640 किलोमीटर के पार एक इंटरनल स्टार डाउन में बंद है। इन दो फैक्टर, इंटरनल बेरीसेंटर और मैन्युअल टाइडल लॉक, ने कई साइंटिस्ट को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि इस सिस्टम को प्लेनेट और उसके मून के रूप में नहीं बल्कि एक डबल प्लेनेट के रूप में माना जाना चाहिए। यही वजह रही कि 2000 के दशक की शुरुआत में प्लेनेटरी डेफिनेशंस पर गर्मा गर्म डिबेट में एक मुख्य बात बन गई। सेरोन की खोज ने वह क्रिटिकल डेटा दिया कि प्लूटो का लो मास और सिस्टम की अजीब गति, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को इस तथ्य का सामना करने के लिए मजबूर किया कि सोलर सिस्टम हमारी सिंपल कैटेगरी की तुलना में अधिक कॉम्प्लेक्स था। IAU ने 2006 में प्लूटो और सेरोन को डबल प्लेनेट के रूप में क्लासिफाई करने के प्रस्ताव पर औपचारिक रूप से विचार भी करवाया था। हालांकि अंततः प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट के रूप में रिक्लासिफाई करने के बड़े अधिक कंट्रोवर्शियल डिसीजन के बीच इस विचार को अलग कर दिया गया। तो मुझे पता है कि आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसी अजीब आर्ग्यूमेंट कैसे बनी। कई वर्षों तक प्लूटो सेरोन सिस्टम के फॉर्मेशन की थ्योरी हमारे अपने मून के तरीके का एक छोटा किया गया वर्जन था, जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इस परिदृश्य में कुइपर बेल्ट की एक मैसिव ऑब्जेक्ट एक प्रोटो प्लूटो से टकरा गई थी। उस इम्पैक्ट ने मलबे के एक विशाल बादल को ऑर्बिट में भेज दिया होगा, जो बाद में धीरे धीरे सेरोन बनने के लिए एकत्रित हो गया था। यह मॉडल सिस्टम के उच्च कोणीय वेग और सेरोन के नियरली सर्कुलर ऑर्बिट की व्याख्या करने में सफल रहता है। हालांकि जैसे जैसे प्लेनेटरी मटेरियल्स की हमारी समझ और हमारी कंप्यूटेशनल पावर बढ़ी, इस मॉडल में क्रैक दिखने लगे हैं। प्लूटो और सेरोन शुरुआती पृथ्वी की तरह मोल्टन बॉडी ऑफ रॉक नहीं थे। वे आइस और रॉक से बनी छोटी कठोर वर्ल्ड हैं। कॉस्मिक टक्कर के स्टेज में ये मटेरियल बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं। हाल के और अधिक जटिल सिमुलेशन ने एक नए अलग तरह के सिद्धांत को जन्म दिया है। यह मॉडल बहुत कम वेलोसिटी वाले ग्राजिक इम्पैक्ट का प्रस्ताव करता है। प्लेनेट के टूटने जैसा नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक छोटी सी टक्कर जैसा। एक दूसरे को खत्म करने के बजाय प्रोटो प्लूटो और प्रोटो सेरोन इतनी धीरे से टकराए थे कि अस्थायी रूप से एक साथ चिपक गया और टाइडली फोर्स द्वारा अलग किए जाने से पहले कुछ घंटों के लिए स्नोमैन सेफ ऑब्जेक्ट के रूप में अंतरिक्ष में घूमते रहे। वे अलग तो हुए, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आज हम जिस बाइनरी सिस्टम को देखते हैं उसमें वे ग्रेविटी द्वारा हमेशा के लिए बंद कर रह गए हैं। इस किस एंड कैप्चर परिदृश्य का जायंट इम्पैक्ट मॉडल पर एक पावरफुल एडवांटेज है। यह बताता है कि कैसे दोनों बॉडीज बड़े पैमाने पर अखंड रहकर उसका सामना करके बच गया और जिससे उनकी ओरिजिनल इंटरनल स्ट्रक्चर और संगठन सुरक्षित रही। यह उन ऑब्जर्वेशन के साथ पूरी तरह मेल खाता है जो दिखाता है कि प्लूटो सेरोन की तुलना में अधिक डेंस और रॉकी प्लेनेट है, लगभग 70%, जबकि सेरोन केवल 55% रॉकी है, जो बताता है कि वे अलग बॉडीज के रूप में बने थे जो एक भयंकर टक्कर में पूरी तरह से मिक्स नहीं हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फॉर्मेशन स्टोरी केवल सिस्टम के ऑर्बिट और कॉम्पोजिशन की व्याख्या से कहीं अधिक करती है। यह सेरोन के पूरे जियोलॉजिकल हिस्टोरी को समझने की कुंजी प्रदान करती है। इनिशियल इम्पैक्ट और अधिक महत्वपूर्ण बात, उनके सेपरेशन के दौरान एक दूसरे पर खिंचाव पैदा करने वाले जबरदस्त टाइडल फ्रिक्शन ने दोनों वर्ल्ड के अंदर गहराई में भारी मात्रा में हीट जमा की होगी। यह इंजेक्ट एनर्जी वह स्टार्टर पिस्टल थी जिसने सेरोन के जियोलॉजिकल एवोल्यूशन को शुरू कर दिया। आइस की क्रस्ट के नीचे फंसी यह हीट
अंदरूनी हिस्से को मेल्ट कर देगी, जिससे एक सब सरफेस ओशन बनेगा और उस प्लेनेटरी स्केल ड्रामा का मंच तैयार होगा जो बाद में इसकी सतह पर प्रकट होगा। अपनी खोज के 37 वर्षों तक सेरोन प्लूटो के लिए एक फैजी साथी से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी था जो इस प्लूटो और सेरोन तक गया था। लेकिन उसके बारे में इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो हम दूसरा वीडियो लाएंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।